Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back you on this digital platform of JK Boss Foundation classes. प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 15 मार्क्स। ठीक है, 15 मार्क्स बेटा याद रखिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स से बेटा 5 मार्क्स, और बेटा इकोनॉमिक्स से बेटा हम 2 चैप्टर्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर्स के बेटा यहाँ पर कितने मार्क्स है याद रखिएगा बेटा। चैप्टर नंबर जो हमारा यूनिट 1 होगा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी ऑफ J&K, याद रखिएगा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी ऑफ J&K, इकोनॉमी ऑफ J&K से मेरा बेटा आपको 5 मार्क्स है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूनिट सेकंड जो है वो है बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से बेटा आपको 5 है। और बेटा प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से जो तीसरा यूनिट आपको बेटा पूछा जाएगा वो है प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स, उससे बेटा आपको 5 मार्क्स आएंगे। ठीक है, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमने बेटा वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंशाअल्लाह ताला एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम बेटा कहां से करेंगे? स्टार्ट हम कुछ बेसिक चीजों से करेंगे। चलिए तो लेट वी स्टार्ट। हम बेटा कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स से, थोड़ा बहुत बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है तो कहां पर बेटा हम सबसे पहले बेटा ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। एक टर्म बेटा हमें पूछी जाती है, ये इकोनॉमिक्स क्या है, किस चीज को इकोनॉमिक्स कहा गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? तो बेटा सिंपल सी बात कहेंगे, इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। बेटा फील्ड ऑफ स्टडी, ये भी बेटा फील्ड ऑफ स्टडी है। जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं मॉडर्न आज के ज़माने में, इसी तरीके से बेटा ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी, बट किस चीज़ से बिलोंग करती है ये स्टडी? ठीक, ये किस चीज़ से बेटा? ये रिसोर्सेज से बेटा डील करती है। रिसोर्सेज, एक कंट्री, रिसोर्सेज विद इन कंट्री, आपकी कंट्री में क्या कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी अगर हम ओवरऑल इसकी एक डिफिनेशन देखेंगे तो हम कहते हैं बेटा इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, बेटा प्रोडक्शन की स्टडी। और किस चीज की? शाबाश, प्रोडक्शन के बाद बेटा कंजप्शन की स्टडी, प्रोडक्शन कंजप्शन, हाँ, और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजप्शन। पहले बेटा डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बेटा कंजप्शन, आप क्या कुछ खर्च कर रहे हो, कहाँ पर क्या उग रहा है, कहाँ पर क्या जा रहा है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजप्शन। और बेटा किसके मुतालिक हम स्टडी करते हैं? गुड्स के मुतालिक, गुड्स एंड सर्विसेज, और बेटा हम सर्विसेज के मुतालिक यहाँ पर स्टडी करते हैं। किसमें बेटा? इस स्टडी, इस सब्जेक्ट, इस इकोनॉमिक्स में। ठीक, इकोनॉमिक्स के फादर बेटा यहां पर याद रखिएगा, इस सब्जेक्ट की नींव मॉडर्न जमाने में कौन डालने वाले हैं? उनका नाम था बेटा एडम स्मिथ। याद रखिएगा, एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा बेटा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स आज के जमाने के बेटा। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो बेटा मॉडर्न माशियात है, इल्म माशियात है बेटा, इल्म माशियात, जो माशियत का इल्म है, इसके बेटा फादर कौन? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी थी बेटा इन्होंने, वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब बेटा इन्होंने लिखी थी, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा बेटा? जिसकी वजह से इनका नाम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पड़ा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न
रीज़न है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्या इस बुक में खुसूसी था, ठीक है, जो हम बेटा इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं बेटा। जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हमें एक और चीज़ बेटा देखने को मिलती है, वो क्या है, वो एक और टर्म जो आगे जाकर बेटा हमें पूछी जाती है, वो है इकोनॉमी। ये इकोनॉमी क्या है? आपने देखा होगा बेटा, जिस बंदे को बेचारे को पता भी नहीं है वो भी बेटा डिस्कस करता रहता है कि फ़लानी ने इकोनॉमी की वाट लगा दी, हमारी इकोनॉमी ऐसी है, उसकी उस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग है। उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि एक टर्म हमें पूछी जाती है। हाँ, अल्लाह दीन के चिराग से एक टर्म निकल के आती है इकोनॉमी। वो इकोनॉमी है क्या? इस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, इस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट वी स्टडी कि ये इकोनॉमी क्या है। तो बेटा हमने कहा इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी है बेटा, इट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, याद रखिएगा बेटा, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को मैनेज करना। हाँ, कहाँ पर बेटा मैनेज करना? एक स्टेट में बेटा मैनेज करना, हाँ, एक कंट्री में मैनेज करना। ये बेटा इसकी पहली यानी फर्स्ट डिफिनीशन होगी, ये इसकी बेसिक डिफिनीशन होगी। दूसरी, इकोनॉमी का मतलब क्या है, हम बेटा कहेंगे इट रेफर्स टू, अगर पूछा गया कि इकोनॉमी क्या है, इट रेफर्स टू बैलेंस बिटवीन, यानी किसके बीच में बैलेंस? ठीक है बेटा, किसके बीच में? प्रोडक्शन के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, कंजप्शन के बीच में, गुड्स के बीच में, सर्विसेज के बीच में। हाँ, इन सब के बीच में बैलेंस, क्योंकि इकोनॉमी क्या होती है बेटा, एक चेन की तरह काम करती है, चेन की तरह। प्रोडक्शन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कंजप्शन होगा, कंजप्शन के लिए गुड्स ज़रूरी है, गुड्स के लिए बेटा सर्विसेज ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बेटा चेन की तरह, और ये चेन फिर उस पूरी कंट्री को चलाती है। याद रखिएगा, हाँ, इकोनॉमी इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इट रेफर्स टू बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और सर्विस के बीच में जो बैलेंस है उसको हम बेटा क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। चलिए, जब हम बात बेटा इकोनॉमी की करते हैं तो क्या कहा जाता है बेटा? इंडियन इकोनॉमी को क्या कहा जाता है बेटा? याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी की हमें बेटा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अर्ली फेज में इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी बेटा याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी को क्या किया जाता है बेटा? जब इतने बड़ी कंट्री की बात है तो इंडियन इकोनॉमी को बेटा स्टडी किया जाता है सेक्टर्स में। कैसे बेटा स्टडी किया जाता है? सेक्टर्स में। तो इसके मेन बेटा 3 सेक्टर्स है, और इन 3 सेक्टर्स के भी फर्दर और दो सेक्टर्स है। पहला सेक्टर मेरा बेटा जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, कितने सेक्टर्स है बेटा? 3 सेक्टर्स। हाँ, पहला प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है, अलाइड सेक्टर। दूसरा सेक्टर बेटा जिसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, या मेरा बेटा उसे हम सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये दूसरा पायदान है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके 3 नाम है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये याद रखिएगा बेटा, जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसे हम सेक्टर्स में समझते हैं। इसीलिए बेटा इंडियन इकोनॉमी को सेक्टोरियल इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्टोरियल इकोनॉमी, सेक्टोरियल इकोनॉमी, याद रखिएगा बेटा, सेक्टोरियल इकोनॉमी। तो पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, दूसरा सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा सेक्टर सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर बेटा याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर कहिए, टर्शियरी सेक्टर कहिए, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर या बेटा सर्विस सेक्टर कहिए। टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जैसे एग्रीकल्चर है। हाँ, फिर बेटा इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल बेटा कहूँगा मैं, यहाँ से आया वीट, हाँ, वीट बेटा जाएगा फैक्ट्री में, वहाँ से बनेगा इसका फ्लो, तो बेटा फ्लो से बनेंगे न्यूडल्स, हाँ, या बेटा वहाँ से बनेगी फॉर एग्जाम्पल ब्रेड बनेगी, ब्रेड जाएगी बेटा कहाँ पर?
डिस्ट्रीब्यूट होगी तो गाड़ी ले जाएगी, और बेटा वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी बेटा फॉर एग्जांपल होलसेल या रिटेलर के पास। अब रिटेलर भाई साहब क्या करेंगे, रिटेलर भाई साहब अपनी सर्विस देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा इस हिसाब से ये चैनल चलती है, जब प्रोडक्शन हुई तभी डिस्ट्रीब्यूट हुई, जब डिस्ट्रीब्यूट हुई तभी बेटा क्या हुई, तभी बेटा सेकेंडरी सेक्टर में जाएगी, यानी तभी बेटा जब बनी तब फैक्ट्री में जाएगी, जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए तो सर्विस सेक्टर आया, फिर बेटा मार्केट में आई, मार्केट को भी बेटा मार्केट में भी लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक। तो इस हिसाब से बेटा ये सारा सिस्टम जो है ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, याद रखिएगा। अब बेटा हमें इस सेक्टर से क्या मकसद है, यही 3 सेक्टर्स हमें बेटा कहां पर पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं प्राइमरी, हमें बेटा पढ़ने हैं हमारा जो पहला यूनिट है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी ऑफ J&K, वहां से बेटा हमें सीधे सीधे इन 3 सेक्टर्स को अप्लाई करना होगा रीजनल इकोनॉमी या कश्मीर की इकोनॉमी पर। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी या बेटा सर्विस सेक्टर। वहीं पर फिर हमें हर्डल्स पढ़ने हैं, फिर हमें टूरिज्म का बेटा इंपॉर्टेंट रोल पढ़ना है, फिर बेटा हमें पढ़ना है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम। ये 6 क्वेश्चंस बेटा पहले चैप्टर से बनेंगे, क्लियर, ठीक है। फिर हमें बेटा सेकेंडरी सेक्टर से हमें दूसरे चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने होंगे जो हम इसके बाद करेंगे। तो यही सेक्टर्स हम सबसे पहले जो पहले बेटा चैप्टर से पहले यूनिट से डिस्कस करेंगे, जिसके 5 मार्क्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा आई होप आपको यहां तक कुछ बेसिक्स इसका समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे। नाउ लेट वी डिस्कस, क्या बेटा हम डिस्कस करेंगे, हम बेटा डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी सबसे पहले। तो क्या क्या बेटा कवर होगा, सबसे पहले इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर बेटा याद रखिएगा हमें क्या क्या इसमें कवर करना है, हम यहाँ पर मेरा बेटा कवर करेंगे, हाँ, पहले इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, उसके 2 चैप्टर, फिर बेटा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारा सिस्टम हमें इसमें चैप्टर में पढ़ना है। चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो हमने अभी डेफिनेशन देखी मेरा बेटा क्या है कि इकोनॉमी क्या होती है, इट रेफर्स टू एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अच्छा, इसके बाद एक टर्म आएगी, हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये बेटा जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी। जीडीपी क्या होती है बेटा, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा बेटा वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपकी कंट्री में विद इन 1 साल क्या कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी एक फाइनल मॉनिटेरियल वैल्यू, याद रखिएगा मेरा बेटा, कौन सी वैल्यू, मॉनिटेरियल वैल्यू। उस मॉनिटेरियल वैल्यू को बेटा जीडीपी कहा जाता है, बट एक कंट्री की। अब जब स्टेट की होगी तो बेटा लिखा जाएगा SGDP, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक मेरा भाई पिछले दिनों इसको कुछ और ही कह रहा था, SGDP, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब कुछ जगहों पर बेटा सवाल उठता है, क्यों मैंने इस टर्म को पहले डिस्कस किया, बच्चे कहते हैं कि सर ये तो यूटी है, हम यूटी में क्या लिखेंगे बेटा, वो मैं इंशाअल्लाह रहमान दिखाऊंगा कि वहां पर हम यूटी की इकोनॉमी लिख सकते हैं, हाँ, इनकम ऑफ, क्योंकि आपकी लेवल पर बेटा इनकम ऑफ यूटी लिखेंगे, ठीक, या SGDP ही हम लिखेंगे, याद रखिएगा बेटा, ठीक। अब बेटा हमारे पास दूसरी टर्म आती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बेटा क्या है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जो डील करती है किस चीज से, यानी बेटा इट इज आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। किस चीज से, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स से। हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, याद रखिएगा, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, यानी बेटा फ्रूट्स की जो कल्टीवेशन है उसकी टेक्नोलॉजी को, उसके आर्ट को, उसके साइंस को कहते हैं। फिर एक और टर्म जो हर साल पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट वाली बेटा ये टर्मिनोलॉजी है, फ्लोरिकल्चर। ये बेटा क्या होता है, इट रेफर्स टू ग्रोइंग एंड रेजिंग ऑफ सीड्स और फ्लावर्स। फ्लावर कल्टीवेशन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट टर्म जो बेटा पूछी जाती है, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर मीन्स बेटा रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड सिल्क प्रोडक्ट। सिल्क प्रोडक्ट्स और सिल्क वॉर्म्स को क्या करना बेटा, सिल्क वॉर्म्स के साथ डील करना, रेयर करना, हाँ। फिर फिशरीज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो बेटा फिश प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है, मार्केटिंग के साथ जुड़ी हुई है, फार्मिंग के साथ जुड़ी हुई है, हाँ, एक्वाकल्चर भी इसे कहते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और बाय दीज नोट्स फ्रॉम आवर लिंक, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट
चलिए, तो अब बेटा आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर जो अक्सर पूछा जाता है। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शॉर्ट नोट बेटा, बिल्कुल सिंपल वर्ड, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का अगर ऐसा पूछा जाए तो, इसलिए हमने इसको शॉर्ट रखा है। क्या लिखा गया है बेटा इकोनॉमी पर? तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी मेरा बेटा एग्रेरियन इकोनॉमी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का डिपेंडेंस ज्यादातर एग्रीकल्चर। 80% लोग कहाँ पे रहते हैं? 80% लोग बेटा गांवों में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। दे आर रूरल। कहाँ के लोग हैं? रूरल है, हाँ, गांवों में रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली गांवों में रहते हैं तो बेटा क्या करेंगे? एग्रीकल्चर के साथ बेटा अपना ज़्यादातर टाइम गुजारेंगे, वहाँ से उनकी इनकम आएगी। नून फॉर इट इज वास्ट, क्योंकि बेटा जम्मू कश्मीर अपने कल्चर के लिए मानी जाती है, अपने क्राफ्ट के लिए मानी जाती है, टूरिज्म सेक्टर के लिए मानी जाती है। तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बेटा इन 3 सेक्टर्स पर, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट और टूरिज्म पे डिपेंड है। हाँ, फिर यूटी हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल। इसमें बेटा पोटेंशियल है, ताकत है, वो क्षमता है कि ये अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकती है। प्रेजेंट सेक्टोरियल परसेंटेज जो है वो बेटा प्राइमरी सेक्टर 21, जो प्रेजेंट नहीं, जो हमें बुक बताती है, सेकेंडरी बेटा 22 और टर्शियरी 57। याद रखिएगा, टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर कितना बेटा? 22। आई होप आपको बेटा समझ आ गया होगा। एक सोच हम दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में बेटा स्टडी आराम से कीजिएगा। हाँ, एक शॉर्ट नोट लिखना है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है, ये बेटा इसका वास्ट क्राफ्ट और बेटा टूरिज्म और एग्रीकल्चर इसकी बेस है, इसमें ग्रेट पोटेंशियल है। प्रेजेंट सेक्टोरियल परसेंटेज 21, 22 और 57, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेंगे आगे। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे कहा जाता है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जम्मू कश्मीर। मैंने पहले कहा था हमें तीनों सेक्टर्स पर क्वेश्चन आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो सीधे सीधे बेटा क्या कहा हमने? हम प्राइमरी सेक्टर को, इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस पे। तो बेटा प्राइमरी सेक्टर पर हम जब बात करेंगे तो क्या कहा हमने? प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है किसमें बेटा? स्टेट की इकोनॉमी को डेवलप करने में। ये डेवलप का मतलब चेंज करने में, डेवलप प्रोग्रेस इसमें लाने में, क्योंकि 80% पॉपुलेशन कहां पे रहती है बेटा? रूरल एरियाज में। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेटा लिंक है किसके साथ? किसके साथ इसका लिंक है बेटा? लाइवलीहुड का, यानी लोगों की कमाई ज्यादातर, उनका रोजगार कहां से आता है? एम्प्लॉयमेंट इसी प्राइमरी सेक्टर से आता है ज्यादातर। और ये सेक्टर बेटा कहां से बेटा अपनी कमाई करता है? कहां से? नेचुरल, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर हम उसी को कहते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे। ये याद रखिएगा बेटा, प्राइमरी सेक्टर में क्या यूटिलाइज हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर में बेटा यूटिलाइज हो रहा है ना नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पर नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, नेचुरल रिसोर्सेज को आप क्या कर रहे हो? यूटिलाइज कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, काम में ला रहे हो, और इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे एग्रीकल्चर में हवा, पानी, बारिश, जमीन, ये सारा नेचुरल है ना। प्राइमरी सेक्टर उसी को कहते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे, खर्च करे, इस्तेमाल करे और इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करे। तो वैसा ही हो रहा है। एक्टिविटीज एग्रीकल्चर है बेटा, हॉर्टिकल्चर है, लाइव स्टॉक यानी जानवरों का पालन है, फॉरेस्ट्री है, फ्लोरिकल्चर है, सेरिकल्चर है, माइनिंग है, और ये बेटा सारे कंसिडर किए जाते हैं प्राइमरी सेक्टोरियल एक्टिविटीज। इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। दिस सेक्टर हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू डेवलप इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्रॉप प्रोडक्शन के, जम्मू कश्मीर बेटा बासमत के लिए मानी जाती है, सैफरॉन के लिए मानी जाती है, वॉलनट्स के लिए मानी जाती है, आलमंड के लिए मानी जाती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए जम्मू कश्मीर पूरी कंट्री में बेटा, हाँ पूरे इंडिया में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब बेटा मशहूर है। चलेंगे आगे। तीसरा क्वेश्चन जो बेटा है, शॉर्ट नोट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप पिछले इतने सालों के पेपर निकालिए बेटा, 4 सालों के, आप चेक कीजिए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री के ऊपर एक शॉर्ट नोट,
हाँ, शॉर्ट नोट बेटा, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम किससे कहते हैं बेटा, जहां पर हाथ से कपड़ा बनाया जाए, लूम, ठीक है, कालीन बनाए जाए या बेटा कालीन बनाए जाते हैं, ये भी हैंडलूम में आता है। हैंडीक्राफ्ट जहां पर हाथ से बेटा छोटी छोटी नक्शो निगारी वाली चीजें बनाई जाती है, क्राफ्ट, स्किल्स, ये बेटा एक बड़ी इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। जम्मू कश्मीर में बेटा इसका इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। ठीक, ये जो सेक्टर है बेटा ये बड़े ही जॉब ऑफर करता है बहुत ही अच्छे नंबर्स में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी और जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जो जॉब्स आते थे इसी सेक्टर से आते थे। हाँ, दिस सेक्टर है शेयरिंग वेल टू स्टेट, जम्मू कश्मीर की जीडीपी में यानी एसजीडीपी में बेटा इसका खुसूसी रोल था। तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट की एस्पेक्ट है बेटा इस सेक्टर का, ट्रेडिशनल क्राफ्ट 4 से 5 लाख जो घराने हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसके साथ जुड़े हैं। दिस सेक्टर हैज पोटेंशियल, इस सेक्टर में पोटेंशियल है जो जम्मू कश्मीर में रोजगार ला सकता है। चाहे बेटा शॉल मेकिंग है, चाहे बेटा वो पश्मीना शॉल है, चाहे बेटा वो कारपेट है, ज्वेलरी मेकिंग है, या बेटा हम कहेंगे वो फॉर एग्जांपल बेटा वो कॉपर वर्क है, या बेटा इसके बगैर वुड कार्विंग है, क्योंकि पिछले दिनों बेटा पद्मश्री आया है वुड कार्विंग में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो। ठीक, वहाँ से भी जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी इज्जत मिल रही है। या बेटा कश्मीर का स्पेशली जब हम देखेंगे कौनी शॉल पूरी दुनिया में मशहूर है ना, तो वो सारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, जम्मू कश्मीर माना जाता है ना उसके लिए। तो बेटा हमने यहाँ पर कहा कश्मीरी शॉल, नमदा साजी, वुड कार्विंग, जहाँ पर बेटा आजकल बड़ी बड़ी महंगी से महंगी आप क्या डालते हो, आप बेटा फर्श व फुरूज डालते हो घर में, बट नमदा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आपको किस भी कंपनी की मैटिंग लानी है, नमदा को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, वुड कार्विंग बेटा मैंने अभी कहा पिछले दिनों बेटा जम्मू कश्मीर को क्या मिला, इसमें बेटा इनाम मिला इसमें, ठीक है, नेशनल अवार्ड मिला है इसको। कारपेट एक्स्ट्रा कारपेट भी बेटा, ठीक, कारपेट क्या है, ट्रेडिशनल बेटा क्या है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। ठीक है, कारपेट वेविंग ये लूम से जुड़ी हुई है, यह इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री। तो बेटा ये वुड कार्विंग, कारपेट, नमदा, शॉल या इसके बगैर पेपर माशी, वो सारी एग्जाम्पल है किसकी, इस हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की। आगे चलेंगे, आई होप बेटा आपका क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब बेटा क्वेश्चन है रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर हमने पहले कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर रीजनल इकोनॉमी। हाँ, यहाँ पर बेटा आप बताइए सर्विस सेक्टर्स, जम्मू कश्मीर में बेटा सर्विस सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर में क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको देखेंगे बेटा। सर्विस सेक्टर में 2-4 चीजें आती है। ठीक है, हम बेटा पहले देखेंगे सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में बेटा रिमेंबर सर्विस सेक्टर में क्या कुछ आता है, ये सर्विस सेक्टर क्या क्या आता है। सर्विस सेक्टर में हम बेटा खाली क्या देते हैं, वर्क देते हैं, अपना काम देते हैं। ठीक, हम यहाँ पर क्या नहीं करते हैं, वी डिड नॉट प्रोड्यूस हियर, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, याद रखिएगा प्रोडक्शन का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है प्रोडक्शन का। ठीक है, यहाँ पे बेटा ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, सर्विसेज हो रही है। जैसे अब एग्जाम्पल मैं बताऊंगा बेटा, डॉक्टर साहब है, ठीक है, डॉक्टर साहब बेटा सर्जरी कर रहे हैं या पेशेंट को देख रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, न कि बेटा वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। लॉयर है बेटा, लॉयर क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लॉयर क्या कर रहा है, लॉयर बेटा सर्विस दे रहा है। हाँ, वो बेटा एक पीसी के 10,000 20,000 जितना भी हो सके उसकी डिमांड हो हमें देनी है। हाँ, वो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। या इसके बगैर हम बेटा देखेंगे एक टीचर है, ठीक है, टीचर बेटा क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। पायलट है बेटा, सर्विस दे रहा है। ठीक है, बैंक्स में बेटा आप देखिए बैंक, ठीक है, वो क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो दीज आर बेटा ये सारा क्या है, सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, यानी हम लिखेंगे इंस्टीट्यूशंस जो किससे जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर से। बैंक,
बैंक्स ये सर्विस सेक्टर में है बेटा आते हैं। कम्युनिकेशन यानी फ़ोन वगैरह, गाड़ियाँ, ये बेटा रेल वगैरह, ये जो अभी बेटा कश्मीर में ट्रांसपोर्ट आया ना, जो जिसे हम ई बसेस भी कहते हैं, वो किसके साथ कल को जुड़ जाएगी, इसी बेटा कम्युनिकेशन में, सर्विस सेक्टर में। टूरिज़्म इंपॉर्टेंट है बेटा, टूरिज़्म प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बल्कि बेटा सर्विसेज दे रहा है। होटल किसके साथ आते हैं, होटल एंड रिजॉर्ट, हाँ रेस्टोरेंट्स किसके साथ आ रहे हैं बेटा, शाबाश, ये सर्विस सेक्टर के साथ आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन, हाँ एजुकेशन सेक्टर जितना भी होगा, एजुकेशन सेक्टर किसके साथ आते हैं बेटा, सर्विस सेक्टर के साथ आते हैं। या अगर हम लास्ट पर बेटा कहें, इसके बगैर अगर आप देखोगे और भी बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन के बगैर सर्विस सेक्टर में आती है। फाइनेंस आता है, सर्विस सेक्टर के साथ आ रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट आ रहा है, सर्विस सेक्टर के साथ आ रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक। अब उन्हीं में से बेटा अब यहाँ पर सीधे सीधे सवाल होगा कि आप हमें बताइए कि यहाँ पर सर्विस सेक्टर, देखिए बेटा जम्मू कश्मीर में सर्विस सेक्टर का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो यहाँ पर हम टूरिज्म को एज अ सर्विस सेक्टर डिस्कस करते हैं। तो अब फिर भी बेटा हम एक पूरा रोल यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्या आ रहा है और क्या मसला पूरा है। तो सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब हम बेटा सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, है ना, सर्विस सेक्टर प्ले वाइटल रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वैली। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सेक्टर बेटा बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी पर। सर्विस सेक्टर एक मेजर कंट्रीब्यूटर है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में, ठीक है, 10.10% से बेटा आगे, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकेले बेटा 19.74 जो एक इमर्जिंग सेक्टर है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है सर्विस सेक्टर। ट्रेड, होटल जो मैंने अभी कहा, रेस्टोरेंट सर्विसेज 7.93% एसडीपी में, ये सेकंड लार्जेस्ट एक्टिविटी है। फिर एक कुलहोम बेटा सर्विस सेक्टर में हम ऐड करते हैं 57। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये रियल एस्टेट क्या होता है, रियल एस्टेट बेटा कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस, ठीक है, आर द अदर इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो जम्मू कश्मीर में बेटा इस सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है। और बेटा ये सेक्टोरियल शेयर हमने कहा विद इन सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जॉब देखिए, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट देखिए, यहाँ पर बेटा आप इसके बगैर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक और चीज़ है बेटा, यहाँ की ये जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू कश्मीर फेमस है तो टूरिज्म के लिए है, इसी सर्विस सेक्टर की वजह से। दैट वाई जम्मू कश्मीर इज लिंक्ड विद सर्विस सेक्टर एंड दिस सेक्टर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे लिखना है और क्या सारा कॉन्सेप्ट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक्स में कौन से मसले हैं, हर्डल्स क्या है इसकी डेवलपमेंट में, क्या मसले हैं, रुकावट क्या है, रुकावट है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में कौन सी चीज रुकावट बनती जा रही है। याद रखिएगा रुकावट, हाँ, हर्डल यानी रुकावट, परेशानी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी, जम्मू कश्मीर की। तो इसने कहा है जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ, अब बेटा हम सरसरी जायजा लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है। आप बेटा बोर्ड पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए, जम्मू कश्मीर में बेटा स्लो ग्रोथ के लिए कौन सी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा पुअर कनेक्टिविटी। जम्मू कश्मीर बेटा एक हिल स्टेट है, यहाँ पर बेटा आप चिनाब वैली, लद्दाख रीजन देखोगे, ये बहुत ही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है यहाँ पर, चाहे बेटा इंटरनेट की हो, चाहे बेटा एक बड़ा मसला है वो सड़कों की है, ठीक है, वो बड़ी प्रॉब्लम्स है। कनेक्टिविटी टू दीज एरियाज, ये एरियाज बिल्कुल बेटा डिसरप्ट रहते हैं। विंटर, हाँ, किस वजह से, बैड वेदर कंडीशन से यहाँ पर बहुत मौसमी हालात खराब रहते हैं, हाईवे डिस्कनेक्ट रहती है जम्मू कश्मीर से, तो लॉस हमें फेस करना पड़ता है। पिछले साल आपने बेटा देखा होगा हॉर्टिकल्चर एरिया में हमारा एप्पल कारोबार में कितना नुकसान हुआ, किस वजह से हुआ, जब सही टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, ठीक। तो एक मसला पुअर कनेक्टिविटी। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट है, ये आपको पता है, हमें पता है बेटा यहाँ पर हालात ठीक नहीं रहते हैं। हाँ, यहाँ पर बेटा जिन लोगों को कश्मीर की खुशी पसंद नहीं है अक्सर बेटा वो प्रॉब्लम करते रहते हैं। तो यहाँ पर वो एक बड़ा मसला है जिसे हम बेटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम कहते हैं। पॉलिटिकल क्योज रहता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एब्सेंस ऑफ पीस है, यानी वो अमन अब बढ़ रही है अमन की तरफ। जम्मू कश्मीर इज वर्किंग टुवर्ड्स द पीस
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जम्मू कश्मीर में वो तरक्की के दिन जल्दी हम बेटा देख रहे हैं, ठीक है। रिगार्ड टू वैली इज़ फेसिंग सच, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बेटा इनसफिशेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत बड़ी वजह है। यही वजह है, यही जो बेटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, ये जो पीस नहीं है, ये जो बेटा पीस नहीं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर है जम्मू कश्मीर कि बेटा ये मतलब ऐसे मसले में फंसी है कि हम बिल्कुल बेटा जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी हिफाजत के बड़े मसले हैं, तो वो भी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को डेवलप नहीं करने दे रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स डरते हैं, बाकी लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक, वो भी एक बड़ा मसला है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता ही नहीं, या तो मेडिकल या तो बेटा आप कहिए फिर इनके पास एक ही जगह बचती है खाली बेटा मेडिकल में, तो ये भी मसला है, लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप की या बाकी अपॉर्चुनिटीज़ है बेटा, वहाँ पर लोगों को भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी, वो जो अवेयरनेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं, वो भी एक वजह बनती है कि ये प्राइवेट्स ये बेटा खाली जॉब कहाँ पे ढूंढते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ढूंढते हैं, और फिर बेटा देखिए प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट इकोनॉमिक, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है जम्मू कश्मीर का। तो ये 3 बड़े मसले हैं बेटा जो बहुत बड़ी परेशानी है, रुकावट है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। चलिए बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बेटा आगे चलेंगे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये बेटा पहले 4-5 क्वेश्चंस पहले यूनिट से। अब हम बेटा चलेंगे किसकी तरफ, हमारे दूसरे चैप्टर की तरफ। वो कौन है बेटा हमारा दूसरा चैप्टर है बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पहले चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर बेटा हर्डल्स, और फिर हमने डिस्कस किया वहाँ पर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को। अब ज़रा आते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 2 जो इकोनॉमिक्स में है। वहाँ पर बेटा हमें दिया गया है क्या, कितने 5 मार्क्स है, और वहाँ पर वो चैप्टर क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी रोज़गार के मौके। रोज़गार, ये रोज़गार से रिलेटेड है, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। रोज़गार कैसे पैदा होगा, याद रखिएगा, रोज़गार कैसे पैदा होगा, बेसिकली ये चैप्टर इसी पे बात कर रहा है, रोज़गार कैसे पैदा होगा जम्मू कश्मीर में। हाँ, क्या क्या हुआ है इसमें बेटा आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, स्पेशल इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव। हाँ, क्या हुआ कि बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 5 सालों में 40,000 यूथ को जॉब देंगे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में। फिर उसके बाद बेटा आपने यहाँ पर हिमायत वगैरह बड़े बड़े सेंटर्स देखे होंगे, वो काम कर रहे थे। हाँ, जहाँ पर बेटा फिर PPP आया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बहुत कोशिशें हुई, टूरिज़्म में भी बेटा कोशिश की जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जा रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से हद कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट बढ़े और स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मसला है, जम्मू कश्मीर हिल स्टेट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, जिस वजह से कश्मीर में अक्सर इंस्टेबिलिटी देखने को पड़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ जम्मू कश्मीर में अच्छे से नहीं होता है। इसीलिए बेटा क्या किया गया है, ये चैप्टर हमें समझने के लिए रखा गया है। चलिए, तो यहाँ पर बेटा हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है, जो पूछा जाता है 1 मार्क्स का पूछा जाता है, 1 मार्क्स का, रिमेंबर इट, कि मेन पिलग्रिमेज किसको कहते हैं, जियारत वगैरह, ठीक है, जियारत के लिए जाते हैं श्रद्धालु बेटा, बाहर से आते हैं माता विष्णु देवी की पूजा के लिए या उनके दर्शन के लिए, या बेटा हम दूसरी भाषा में कहेंगे यात्रीज़, हमारे यात्री आते हैं, ठीक है, बाहर से बेटा अमरनाथ केव के लिए। वो कुछ इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट्स है बेटा, पिलग्रिमेज। हाँ, या हम हज के लिए जाते हैं, कहाँ पर बेटा, खाना काबा, अल्लाह हमें भी नसीब करे। हाँ, उसके बगैर तो मेन प्लेसेस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज इन JNK, जो मेन प्लेस उसमें बेटा अमरनाथ केव, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर साल किस लिए आते हैं बेटा दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है। हजरत बल श्राइन जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जम्मू कश्मीर में, हजरत बल श्राइन, दरगाह हजरत बल, ठीक, जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी है। माता विष्णु देवी श्राइन, ये जम्मू में है। ये कुछ बेटा 3 जगह, इसके बगैर बेटा चौथा था वो लद्दाख में है, गुम्पाज ऑफ लद्दाख। हाँ, गुम्पाज ऑफ लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में जो गुम्पाज है वो भी है, क्योंकि बेटा
अब यूटी हो गई, तो इसलिए बेटा हमने यही 3 रखी, कौन, 1 2 और 3, ठीक। इसके बगैर जम्मू कश्मीर में बेटा आप देखोगे डोमेस्टिक या रीजनल या बेटा स्टेट लेवल पिलग्रिमेज भी है, यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर बेटा आस्थान शरीफ है, लोग वहाँ पर भी जाते हैं, बाहर से भी अकीदतमंद आते हैं। या इसके बगैर बेटा तुलमुल में क्या है बेटा, मेला खीर भवानी लगता है, वो भी एक पिलग्रिमेज साइट है, कहाँ पर, तुलमुल, खीर भवानी माता, ये बेटा खीर भवानी का मेला, खीर भवानी, हाँ खीर भवानी मेला, खीर भवानी जो बेटा कहाँ पे लगता है, वो बेटा तुलमुल में लगता है, ठीक है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट बेटा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बेटा हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, बट ये 3 इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन, अमरनाथ केव, हजरत बल श्राइन, माता विष्णु देवी। आगे चलेंगे बेटा, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो इस यूनिट से बन रहा है, राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, रिमेंबर इट, आई विल राइट डाउन इट। प्राइवेट पब्लिक पिछले साल पूछा गया था, इसकी पूरी फॉर्म क्या है, पीपीपी की पूरी फॉर्म क्या है, तो बेटा याद रखिएगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो बेटा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इसका मतलब होता है, पूरी फॉर्म बेटा है, आप लिखोगे पीपीपी रेफर्स टू प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जहां पर बेटा सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें, गैर सरकारी इदारे आपस में पार्टनरशिप करते हैं, शिराकत करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो मेन प्रिंसिपल्स इसके उसूल क्या होंगे बेटा, इसके 3 उसूल है, जहां पर भी बेटा ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेते हैं, आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन, कौन लेते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस लेते हैं, प्राइवेट इदारे लेते हैं, कंपनीज लेती है। देयर विल बी कास्ट एज वेल एज प्रॉफिट शेयरिंग, 2 चीजें होंगी बेटा, कास्ट भी यानी जो खर्चा आएगा वो भी बेटा ये शेयर करेंगे, प्रॉफिट भी ऑब्वियसली शेयर करेंगे, रिस्क भी बेटा ये दोनों यहाँ पर बेटा शेयर होगा। दूसरा क्या होगा, पहले बेटा पहला प्रिंसिपल की गवर्नमेंट अंडरटेकन, ठीक है। नंबर 2 बेटा कास्ट, प्रॉफिट और रिस्क। नंबर 3 बेटा गवर्नमेंट डिसाइड्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करेगा, प्राइवेट सेक्टर है किसके लिए बेटा, और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, ये बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिम्मेवारी लेगा, नॉन कोर यानी जो बाहर जो कॉमन फंक्शंस है, जो डेली बेस पर फंक्शंस है, वो कंस्ट्रक्शन वगैरह की या मेंटेनेंस ऑपरेशंस, वो बेटा कौन करेगा, प्राइवेट फर्म लेगी, प्राइवेट एंटरप्राइज लेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स है बेटा, पहला प्रोजेक्ट, हाँ, फिर बेटा दूसरा ये दिए कास्ट, प्रॉफिट और रिस्क, और तीसरा डिसीजन पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाएगी, पब्लिक सेक्टर की चलेगी, और मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन प्राइवेट देखेगा। चलो आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम बेटा यहाँ पे आता है, ठीक है, एंड हैंडलूम याद रखिएगा बेटा, हैंडलूम, रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, कहाँ पर मेरा बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का क्या रोल है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो याद रखिएगा बेटा ये हाईली लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव क्या होता है, जहां पे लेबर बहुत यूज होता है, कौन बेटा, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, दोनों का साथ में लिखिएगा, हाँ कहां पर, जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना ये बेटा, लेबर प्रोवाइड करवाता है, बहुत अच्छी मजदूरी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जम्मू कश्मीर में बेटा बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इट हैज 179 मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स, जम्मू कश्मीर में बेटा 179 क्राफ्ट क्लस्टर्स बनाए गए। ये क्राफ्ट क्लस्टर्स क्या है बेटा, ये क्राफ्ट क्लस्टर्स क्या है बच्चों, ये क्राफ्ट क्लस्टर्स यानी अलग अलग जगहों पर जहां पर ये क्राफ्टमैन, ये स्पेशल स्किल्ड लोग क्या करते थे, काम करते थे, तो वो ने आपस में जोड़ा गया, ठीक, उन्हें आपस में जोड़ा गया ताकि इनोवेशन हो सके, क्रिएटिविटी आ सके। तो ऐसे 179 ग्रुप्स को डेवलप किया गया, क्राफ्ट ग्रुप्स को डेवलप किया गया, क्लस्टर्स, क्राफ्ट क्लस्टर्स एंड एम्प्लॉइंग, और जो अगर हम इस सेक्टर की बात करेंगे, हमने पहले कहा 4 से 5 लाख लोग या फैमिलीज इसके साथ जुड़ी है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल सेक्टर है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जम्मू कश्मीर में, और इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। अगर रिव्यू किया जाए इसमें लोगों
लोगों को फाइनेंस फैसिलिटीज़ दी जाए, जो गवर्नमेंट बार बार कर रही है। गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इनिशिएटिव ले रही है। फाइनेंस देखिए बेटा, फाइनेंस के बाद आप देखिए बेटा डिज़ाइनिंग में, ट्रेनिंग में, हर तरफ से मदद कर रही है गवर्नमेंट। हाँ, नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल टेक द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग. That why beta this sector is one of the best sector to generate employment in Jammu and Kashmir. If people connect to this sector, if people wish to connect to this sector, it can be a game changer in Jammu and Kashmir, because people of Jammu Kashmir have a good experience of this sector, handicraft and handloom. चलो आगे चलते हैं, और इसी की वजह से तो जम्मू कश्मीर इतना फेमस था। हमारा चौथा क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज पूछा गया है। आप देख सकते हो बेटा अपनी बुक्स में, अपने जो आपके बेटा जो आपकी जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं उनमें आप चेक कर सकते हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। चलिए, तो MSME भी बेटा इनको कहते हैं, वहाँ पर सिंपल पूछा जाएगा MSME, रोल ऑफ MSME भी इसे कहा जाता है, रोल ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज का रोल क्या है। तो ये मीडियम इंडस्ट्रीज जो है ना जम्मू कश्मीर में, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, ये वेल इस्टेब्लिश्ड है। इवन यहाँ पर हालात ख़राब रहे, उसकी वजह से बहुत सारे हमारे एंटरप्राइजेस बैठ गए। लीस्ट आप अभी देखोगे बेटा, अलग अलग जगहों पर ये एंटरप्राइज या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाए गए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप किए गए। जैनाकूट है, HMT का एरिया है, या बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे सनत नगर का एरिया है। बहुत सारी जगहों पर, जम्मू में है बड़ी ब्राह्मणा, कोशिश की जा रही है, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, वहाँ पर लोकेशनल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, बैंक फैसिलिटीज़ दी जा रही है, सड़क अच्छी दी जा रही है, पानी, बिजली, हर कोई कोशिश, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दैट। नाउ इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। सो माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंटरप्राइज इंडस्ट्री इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ अ वेरी इस्टेब्लिश्ड। चाइना की जो बैकबोन मानी जाती है ना, चाइना की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वहाँ पर बेटा यही MSME उसकी जान मानी जाती है। चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और हर एक इकोनॉमी की MSME जान होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इज़ वर्किंग स्पेशली ऑन MSME। एंड व्हेन जब बात हो जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर तो बिल्कुल बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वर्किंग कोलैबोरेटली कि हम MSME सेक्टर को बढ़ावा दें। तो इसीलिए क्योंकि ये जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। कहा जाता है बेटा यहाँ पर कितने थे, आउट ऑफ यहाँ पर बेटा 18,345 MSMEs थे, और अब 14,993 ही काम करे। ये पुराना डेटा है थोड़ा, हाँ बुक से लिया है। यट दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट, और बेटा आप देखोगे 90,158 लोग उससे रोज़गार कमा रहे हैं। और इस सेक्टर को अगर रिवाइव किया जाए, बूस्ट किया जाए, फाइनेंस किया जाए, हाँ इनको बेटा मार्केट दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंड करेगी, सपोर्ट करेगी, वक्तन फ़वक्तन इनको रिवाइव करेगी, तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छा आगे बढ़ सकता है। चले आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, जम्मू कश्मीर में कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया जा सकता है, यानी जो रोज़गार है उसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है इन पॉइंट्स के ज़रिए। एक कोशिश है एक्सेलरेटिंग द रोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को ही आप बढ़ाओगे, आप इन्वेस्टमेंट लाओगे, आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पीस लाओगे, स्टेबिलिटी लाओगे, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करोगे, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाओगे, तो जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल इकोनॉमी में आप चेंज लाओगे। नंबर 1। नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स। जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स होगी, ऐसी स्कीम्स जिनमें एम्प्लॉयमेंट बहुत होगा, जिनमें रोज़गार बहुत होगा, याद रखिएगा, जिनमें रोज़गार से रिलेटेड, हाईवे, नेशनल हाईवे बनी थी, रेलवे आई थी, हाँ बड़े बड़े प्लांट्स बेटा इस्टेब्लिश हुए थे। ऐसी जगहों पर क्या होगा, प्रोग्राम्स, और वो प्रोग्राम्स इफेक्टिवली काम करेंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नए इंट्रोड्यूसिंग स्किल्स एंड जॉब ओरिएंटेड स्किल्स। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आप ऐसा करिकुलम बनाओगे जिनमें स्किल्स होंगे, जो वक्त की डिमांड होगी, ठीक। तो
बाय इंट्रोड्यूसिंग स्किल एंड जॉब ओरिएंटेड अप्रोच। करिकुलम, यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम का मतलब क्या होता है? करिकुलम एक बहुत बड़ी टर्म है। करिकुलम का मतलब होता है पूरा जो सिस्टम होगा यूनिवर्सिटी में, पूरा करिकुलम पढ़ाने से लिखाने तक, स्किल्स में आप वो अप्रोच, ये बेसिकली अप्रोच है। करिकुलम एक वे है एजुकेशन हासिल करने का। करिकुलम पूरा मैकेनिज़्म है, एक प्रोसेस है एजुकेशन सिस्टम में। हाँ, तो वो अप्रोच, करिकुलम का वो अप्रोच होगा जहाँ से स्किल्ड लोग आएंगे, हम स्किल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे स्किल्स जिनसे जॉब मिलना आसान होगा, क्योंकि अभी उन स्किल्स की कमी है हमारे पूरे मटेरियल में, हमारे करिकुलम में ही। करिकुलम में सारी चीज़ें आती है। करिकुलम में खाली पढ़ाना लिखाना नहीं आता है, सिलेबस ही नहीं आता है, बल्कि अप्रोच भी आता है। ठीक, तो वो अगर अप्रोच यूज़ किया जाएगा, स्किल्स ऐसे कि जिनसे जॉब आसानी से आपको मिले, मार्केट के लायक, तो वो एक मसला होगा जिससे जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो दूर हो जाएगा। बाय डेवलपिंग इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योर कल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर कल्चर यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट, कारखानों का इस्टेब्लिशमेंट, उस अप्रोच को, उस कल्चर को, उस वे ऑफ लाइफ को आप क्या करोगे? आप बेटा इन्फ्लुएंस करोगे, आप उसको बढ़ाओगे। तो उससे भी क्या होगा? उससे भी जम्मू कश्मीर का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता है। आई होप आप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इसी चैप्टर से। डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, पूछा गया है, यू कैन चेक इट। टूरिज्म क्या है बेटा? हमने पहले कहा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर क्योंकि क्या है, पूरी दुनिया में माना जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में माना जाता है किस लिए? टूरिज़्म के लिए। और यहाँ पर नेचुरल टूरिज़्म है, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, मुगल बागात हो, अल्लाह ताला ने हमें वो सारी चीज़ें दी है जो यहाँ के टूरिज़्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ बढ़ावा भी मिलता है, अहरबल है। टूरिज़्म बैकबोन मानी जाती है इकोनॉमी, जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की। ये बेटा यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ की जीडीपी में बहुत ही अच्छा शेयर पे करता है एसजीडीपी में। सर्विस सेक्टर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है बेटा, ठीक है। ये सेक्टर या टूरिज़्म बेटा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें बहुत पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। टूरिज़्म सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है जॉब मार्केट को डेवलप करने में। पिलग्रिमेज टूरिज़्म जो हमने अभी कहा, ये बेटा प्रोवाइड करता है ज़्यादा बूस्ट, एक्स्ट्रा बूस्ट प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। स्टेट में बेटा पोटेंशियल है कि यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म हो सके। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में वो क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो किसका है? रिलीजियस टूरिज़्म। रिमेंबर इट, ग्रेट पोटेंशियल ऑफ रिलीजियस टूरिज़्म। माता विष्णु देवी, हजरत बल, और हमने अभी कहा अमरनाथ के 3 इंपॉर्टेंट जगहें हैं। देखा गया 2012 में 6,21,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में बेटा अमरनाथ के विजिट किया था, और उसी दौरान 13,08,765 13,08,765 डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट माता विष्णु देवी, डोमेस्टिक मीन्स इंडियन, डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट करते हैं माता विष्णु देवी, जो क्लियर। और लद्दाख भी बेटा यहाँ की गुम्पाज के लिए 1,78,750 टूरिस्ट विजिट किया था, जो टोटली क्लियर इंडिकेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कि यहाँ पर कितना बड़ा स्कोप है। यानी लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर पिलग्रिम्स आ रहे हैं बाहर से। ये ऐसी जगह ही है, खास जगह है। तो ये एक सिंपल सा बेटा एक डिस्कशन है कि कैसे टूरिज़्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को जम्मू कश्मीर में बूस्ट कर सकता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट बेटा कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है? सेक्टोरियल इनिशिएटिव। गवर्नमेंट कहाँ पर इनिशिएटिव ले रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, तो हम डिस्कस करेंगे। सेक्टोरियल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जम्मू कश्मीर में इन रास्तों से, इन तरीक़ों से। सबसे पहले लाइव स्टॉक में इनिशिएटिव इन लाइव स्टॉक सेक्टर। कंटिन्यूसली गवर्नमेंट क्या कर रही है? पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, जैसे पोल्ट्री में,
लोन्स प्रोवाइड करवा रही है, सब्सिडी पे दे रही है, लो इंटरेस्ट पे दे रही है, आसानी के साथ दे रही है, और उसके बगैर उन पर नज़र गुजर भी रख रही है, जो भी फॉर्म बन रहा है कहीं बीमारी ना लगे, कुछ ना लगे, एक्स्ट्रा केयर दे रही है, तो हम लिखेंगे इनिशिएटिव लाइव स्टॉक सेक्टर। उसके बगैर इनिशिएटिव टूरिज्म में लिया जा रहा है, घोड़े वालों को, क्योंकि टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब मार्केट के लिए, तो स्ट्रेटजी चेंज की जा रही है। यहाँ पर बेटा PPP प्लान इस्टेब्लिश किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, स्किल डेवलप किए जा रहे हैं, स्कीम्स लाई जा रही है ताकि क्वालिटी बनी रहे, और जगहों को और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में टांगे वालों को, रेस्टोरेंट वालों को या गाड़ी वालों को फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग हार्डली, बहुत मेहनत कर रही है गवर्नमेंट, इनिशिएटिव्स ले रही है। दूसरा इनिशिएटिव, तीसरा इनिशिएटिव हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में स्ट्रॉन्ग एक्सेस बेटा फाइनेंस का। इस टाइप कारपेट क्लस्टर्स बना रही है, अभी हमने देखा 179 क्राफ्ट क्लस्टर्स, हाँ ग्रुप्स बनाए गए श्रीनगर में, स्पेशली स्किल डेवलपमेंट पर काम हो रहा है, नए नए डिजाइन्स पर काम हो रहा है। और लास्ट इनिशिएटिव कहाँ पर, MSME में। MSME में कहाँ, MSME में बेटा इंक्रीज किया जा रहा है स्पेशली फाइनेंस, और ताकि वो गोल ओरिएंटेड हो। MSME में भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि वहां से रिजल्ट आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ओके फाइन, आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले चैप्टर में, पहले यूनिट में, कि प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 8 से 80% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की रूरल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है। ये सेक्टर लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये सेक्टर एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इसकी एग्जांपल है, फ्लोरिकल्चर इसमें आते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। लास्ट चैप्टर ऑफ यूअर इन 15 मार्क्स का पहले 2 चैप्टर हमने डिस्कस किए। ये बेटा इकोनॉमिक्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट से ये चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है इस बुक से। वो क्या है, प्रोटेक्टिंग अवर सेल्व्स फ्रॉम डिज़ास्टर से खुदा न खास्ता नेचुरल क्लाइमेटी, नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है, आफात और बलियात, उनसे अल्लाह ताला हमें बचाए। हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, ये चैप्टर बेटा डिस्कस करता है। इसका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है या नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिटेल में बताइए कि सर्च और रेस्क्यू टीम का काम क्या है डिज़ास्टर के दौरान। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है, डिज़ास्टर आता है, तो उसमें एक सर्च और रेस्क्यू, सर्च तलाश करने वाली और रेस्क्यू यानी उनको बचा कर निकालने वाली जो टीम होगी, उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है। तो हमने नीचे कहा है कि डिज़ास्टर, ये बेटा ऑपरेशन, आप देखो कि डिज़ास्टर का जो पूरा ऑपरेशन होता है वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो बेटा उसमें सर्च और रेस्क्यू है। तो रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम डिजास्टर के दौरान ये है, सबसे पहले सर्च और रेस्क्यू करना विक्टिम्स का टाइम पर, और उन्हें सेफली उनकी जान टाइम पर बचाकर निकालना, पहला काम। उनको फर्स्ट एड विक्टिम्स को प्रोवाइड करवाना, ये दूसरा काम है। फर्स्ट एड, पॉसिबल हेल्प, फर्स्ट एड ये पूरी तरीके से बेटा उनकी हेल्प, ये उनको हेल्प नहीं, पूरा क्योर नहीं होता है, पूरी केयर नहीं होती है, ये फर्स्ट पॉसिबल हेल्प होती है, फर्स्ट एड। प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना, किनको बेटा, विक्टिम्स को यानी जो जख्मी है या जिन्हें प्रॉब्लम है उनको हॉस्पिटल तक या सेफ जोन तक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना। प्रोवाइड फूड शेल्टर, फूड का मतलब खाना, और बेटा खाना और छत उनको प्रोवाइड करवाना, किनको, विक्टिम्स को जो इससे असरअंदाज हुए हैं। एंश्योर साइकोलॉजिकल मेंटल सपोर्ट विक्टिम्स। देखिए सबसे बड़ी बात, डिज़ास्टर के बाद इंसान नफ्सियाती तौर पर साइकोलॉजिकल ट्रॉमास का क्या होता है, शिकार हो जाता है, तो इसलिए उन्हें सपोर्ट करवाना, काउंसलर्स की हेल्प दिलवाना, उसी को कहा गया साइकोलॉजिकल मेंटल सपोर्ट टू विक्टिम्स। जो विक्टिम है, जो बेचारे इसका जिन पर इसका असर हुआ है, जैसे किसी का घर, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का भाई बिछड़ गया, तो एक मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं वो, तो उन्हें वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ये सर्च एंड रेस्क्यू टीम का काम है। एंश्योर क्विक एंड केयरफुल कवरेज ऑफ एक्टिव साइट, जहाँ पे हुआ है जल्दी वहां पर पहुंचना और उसको अपने कंट्रोल में लेना। एक्सेस द डिजास्टर एरिया, देखना कि कितना नुकसान हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या कुछ हुआ है, उसको जल्दी नाप लेना, ठीक।
कलेक्ट उसके रिगार्डेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि हम कैसे पॉसिबली यहाँ तक कम टाइम में और कम टाइम में लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा What should be approach to help fire burnt patient? फायर बर्न्ट पेशेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारा क्या रहेगा, हमारा अप्रोच क्या रहेगा? 1 सेकेंड। चलिए, What should be approach to help fire burnt patient? अगर खुदा ना खास्ता डिज़ास्टर में या कहीं पर आग लगती है या कोई जल जाता है उस आग की वजह से, तो हम क्या करेंगे? एक फायर बर्न, जो आग से झुलसा हुआ बंदा होगा, पेशेंट होगा, उसके साथ हम कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे जो हमें मदद करेगा? अडॉप्ट, हम जो ये बेटा नीचे लिखे गए पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इमीडिएटली पोर वाटर ऑन द बर्न्ट एरिया, जला हुआ जो एरिया है उस पर हम पानी डालेंगे। इमीडिएटली पोर वाटर ऑन द बर्न्ट एरिया, जले हुए एरिया पर हम पानी डालेंगे। हाँ, कवर बर्न्ट एरिया विद क्लीन, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी। कवर कवर बर्न्ट एरिया विद क्लीन एंड सॉफ्ट, जो जला हुआ एरिया है, हाथ जला है, पाँव जला है, बदन जला है कहीं पर, उस पर क्या करना? उसे बेटा कवर करना, लिपेटना साफ और नरम कपड़े से। कीप ऑन गिविंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, उसे पानी देना, उसे फ्लूइड उसके जिस्म को पहुंचाना, रतूबत पहुंचाना। टू ड्रिंक टिल मेडिकल असिस्टेंस, जब तक उसे हम मेडिकल असिस्टेंस मदद दे, मेडिकल मदद दे, जब तक डॉक्टर या हॉस्पिटल तक पहुंचाए तब तक उसे क्या करना? तब तक उसे पानी या उसे पॉसिबल फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना। ये अप्रोच रहेगा कहाँ पर? ये अप्रोच रहेगा मेरा बच्चा कहाँ पर? एक फायर बर्न्ट पेशेंट को। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन इन डिटेल फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री ऑफ बर्न्स। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न हर साल पूछा जाता है। हर साल इस क्वेश्चन को यहाँ से पूछा जाता है कि हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री बर्न है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री बर्न है, कोई जल जाता है उससे ये फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, सेकंड डिग्री बर्न क्या होता है, थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है, इसको डिस्कस कीजिए और बताइए हम इसे, ये कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट डिग्री का बर्न, फर्स्ट डिग्री बर्न पहले दर्जे का जलना, ये क्या होता है? इसमें सुपरफिशियल बर्न्स होती है, ऊपर से आपकी स्किन इफेक्ट होती है। टॉप लेयर ऑफ स्किन अपीयर्स रेड एंड वेरी पेनफुल। फर्स्ट डिग्री में इंसान का बेटा ऊपरी जो स्किन है वो जल जाती है, इफेक्ट होती है, उससे क्या होता है? ये बहुत दर्द, इसमें बहुत दर्द आपको होता है, बहुत दर्द होता है। अपीयर्स रेड हो जाती है, रेड कलर आना स्टार्ट होते हैं और बहुत ही पेनफुल होती है। सेकेंड डिग्री बर्न, ये बेटा पार्शियल थिकनेस बर्न, यानी इंसान की स्किन नीचे तक डैमेज होती है। इन्वॉल्विंग 2 लेयर्स बेटा, 2 लेयर्स स्किन की, जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों शामिल होती है। 2 लेयर्स स्किन की इसमें इन्वॉल्व होती है। द स्किन इज रेड हैविंग ब्लिस्टर्स, यहाँ पर आपको क्या होना स्टार्ट होती है? ब्लिस्टर्स यानी यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर ब्लिस्टर्स आना स्टार्ट होते हैं, जिनको कश्मीरी में बस्त कहते हैं। हाँ, इंसान लगा बस्त खसने। द स्किन रेड हैविंग ब्लिस्टर्स एंड इज अ वेरी पेनफुल, बहुत दर्द होता है, इसमें ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। थर्ड डिग्री में क्या होता है? ये बेटा फुल थिकनेस, यानी इंसान की जो चमड़ी है पूरी तरीके से जल जाती है, इसमें गोश्त सारा बेटा इन्वॉल्व होता है। ऑल द लेयर्स ऑफ स्किन अलोंग विद मसल वेसल्स और नर्व्स तीनों इसमें इन्वॉल्व होती है, पूरी तरीके से डैमेज होती है थर्ड डिग्री में। और यहाँ ये इसमें कम पेन होता है। सबसे ज़्यादा घातक यानी जानलेवा वो है बेटा थर्ड डिग्री बर्न। वो मेरा बच्चा थर्ड डिग्री बर्न है। फर्स्ट डिग्री जिसमें पार्शियल, जिसमें थोड़ा बहुत जल जाए, रेड हो जाती है, पेनफुल होती है, ये जल्दी रिकवर होती है। सेकेंड डिग्री इसमें 2 लेयर्स इन्वॉल्व होती है। थर्ड डिग्री पूरा जल जाता है, नर्व्स वगैरह सारा कुछ, इंसान मतलब गोश्त तक इंसान का यहाँ पर जल जाता है और इसमें कम पेन होती है, हड्डियाँ मानो दिखने लगती है। ठीक, तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डिग्री ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस किसको कहते हैं? व्हाट इज सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस?
सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का मतलब होता है डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन ऐसे बनाना जो डिज़ास्टर रेजिस्टेंट हो, यानी ऐसी बिल्डिंग बनाना, ऐसा आर्किटेक्चर बनाना जो सेफ हो, जो एक अर्थक्वेक को झेल सके, जो आग, जिसमें आग से बचने के सारे प्रबंधन हो, जिसमें पॉसिबिलिटीज़ हो कि कम से कम नुकसान होगा। It helps to reduce the extent of damage and loss of during disaster। जब भी डिजास्टर हो खुदा ना खास्ता तो कम डैमेज, कम लॉस हो, लाइक अर्थक्वेक हो, सुनामी हो। सेफ कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि पॉसिबली हम सॉइल टेस्ट करेंगे, हम सिस्मिक जोन स्टैंडर्ड चेक करेंगे, माइंड में रखेंगे कि देखो जम्मू कश्मीर 4 एंड अर्थक्वेक जोन 4 में आती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने का खतरा है, तो यहाँ पर वैसे ही बिल्डिंग बनाएंगे। देयर मस्ट बी अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेनी है ताकि नुकसान ना हो, इल इफेक्ट्स ना हो, लाइक फायर वगैरह। स्पेशल एग्जिट, स्पेशल हर बिल्डिंग में होना चाहिए, स्पेशल एग्जिट्स होने चाहिए, यानी भागने की, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो उस वक्त हम जल्दी जल्दी बच कर निकल सके, एग्जिट, स्पेशल एग्जिट्स हो। मस्ट बी मेड टू प्रोटेक्ट, यानी इंसान प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो तो इंसान जल्द से जल्द बाहर निकल आए। जब तक आप मेन दरवाज़ा ढूंढो आपके लिए स्पेशल एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। ये क्या है, ये सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है। फ्रॉम वन सेल्फ, फ्रॉम द एनी डैमेज, किसी भी डैमेज से ये बाइक खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा कंस्ट्रक्शन कहलाता है सेफ कंस्ट्रक्शन। देयर मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेशन, हवा का इंतज़ाम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम। क्यों? ताकि साफ हवा आती जाए, ताकि हवा की प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर साफ और शिफाफ हवा आती जाती रहे। ये क्या है, सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, What should be the role of community during disaster? Protecting ourselves से नेक्स्ट क्वेश्चन कि कम्युनिटी का रोल क्या है, रोल ऑफ कम्युनिटी क्या होना चाहिए जब कभी खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर आता है। तो हम देखेंगे कम्युनिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, कब? डिजास्टर्स के दौरान। तो रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग डिजास्टर क्या है? प्रिपेयर पीपल, लोगों को तैयार करना डिजास्टर से पहले, ये वेट नहीं करना कि चलो डिजास्टर होगा फिर देखेंगे, उनको प्रिपेयर करना पहले से। जैसे अर्थक्वेक के मतलब अवेयर करना, फ्लड्स, बारिश ज़्यादा होती है तो फ्लड्स के मतलब खुद को अवेयरनेस इज़ इंपॉर्टेंट। तो लोगों को अवेयर करना, रेडी करना कि ऐसा हो सकता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। टू अवॉइड मैनेज द ग्रेव सिचुएशन ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द डिजास्टर, जो हालात ख़राब होते हैं ना उस सिचुएशन को मैनेज करना, र्यूमर्स नहीं फैलाना। हाँ, अवॉइड स्प्रेडिंग र्यूमर्स इन रिगार्ड टू डिजास्टर, डिजास्टर से रिलेटेड र्यूमर्स नहीं फैलाना, अफवाहें, गलत अफवाहें नहीं फैलानी है। कीपिंग अप द क्लोज कम्युनिकेशन टू मीट चैलेंजेस, अगर कोई मुश्किलात आती है तो उसके लिए एक दूसरे से कनेक्ट रहना है, एक दूसरे को एश्योर करना है, हेल्प करनी है। स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ पीपल मस्ट बी नंबर ऑन प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टेबिलिटी, आराम से रहे, सेफ रहे, और लोग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम कैसे उनको सेफ्टी प्रोवाइड करें। हेल्थ रिफॉर्म्स, हाइजीन रिलेटेड न्यूज़ मस्ट मेड इन सर्कुलेशन, ये कहना कि आप साफ पानी पियो, र्यूमर्स से बचे, गलत अफवाहों से बचे, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, शेल्टर्स, ऐसा नहीं कि लोगों में डर पैदा करना, वो कम्युनिटी का इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी आप यहाँ पर 6 पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 अप्रोचेस है, 6 रोल्स है जो एक कम्युनिटी क्या कर सकती है, कम्युनिटी रोल प्ले कर सकती है। 6 रोल्स उनके ऊपर जिम्मेवारी है एक कम्युनिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, व्हाट इक्विपमेंट शुड बी कैरीड बाय रेस्क्यूअर, जो रेस्क्यूअर होगा, रेस्क्यू करने वाला होगा, उसको क्या क्या इक्विपमेंट उसके साथ होने चाहिए। रेस्क्यूअर को जो एक टीम का हिस्सा होगा उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए। इक्विपमेंट सबसे पहले पर्सनल सेफ्टी, उसकी खुद की सेफ्टी के लिए हेलमेट, क्योंकि उसे भी खतरा है, वो जिस हालात में जा रहा है उसे भी खतरा है, हेलमेट साथ होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ जैकेट इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर अगर आप देखोगे गम बूट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दलदल होता है तो दलदल में फंसने का खतरा ऐसे इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक,
टॉर्च और विसल ज़रूरी है, खतरा लगे या उसे इंफॉर्मेशन देनी हो, टॉर्च यानी लाइट और उसके साथ विसल होनी ज़रूरी है। सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी हेलमेट, पर्सनल सेफ्टी टूल्स है। फिर दूसरा इक्विपमेंट्स फॉर सेफ्टी ऑफ विक्टिम, अब वहाँ तक वो पहुँचे जहाँ पर विक्टिम्स है, तो उसलिए क्या क्या होना चाहिए, एक लेडर होनी चाहिए, सीढ़ी जिसे कहते हैं, रस्सियाँ होनी चाहिए, पुली होनी चाहिए, बैम्बो स्टिक्स होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, स्ट्रेचर होना चाहिए, एयर फिल्ड ट्यूब्स होने चाहिए। यानी दो तरह के हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए रेस्क्यूअर के पास, एक पर्सनल, एक विक्टिम के लिए। अल्ट्रा मॉडर्न सर्च इक्विपमेंट्स, अल्ट्रा मॉडर्न जो आज के नए ज़माने के हैं, इंफ्रारेड कैमरास, अकोस्टिक डिवाइसेस, बायोराडार और लाइफ लोकेटर भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स की लिस्ट में आजकल आते हैं जो एक रेस्क्यूअर के साथ होने ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एबीसी फार्मूला डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरा बेटा, पूछा जाता है। ये क्या है, एबीसी फार्मूला क्या होती है। ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट में फर्स्ट एड विक्टिम को प्रोवाइड करना, उसे ही बेटा कहते हैं एयरवे, ब्रीथवे, सर्कुलेशन। एबीसी फार्मूला इन डिजास्टर मैनेजमेंट इज मेड फॉर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। फर्स्ट एड पॉसिबल पहली हेल्प, उसी को कहते हैं। उसमें क्या होता है, एबीसी आता है, एयरवे, ब्रीथवे, सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। हमने पहले कहा फर्स्ट एड क्या होती है, फर्स्ट एड का मतलब है फर्स्ट पॉसिबल हेल्प। फर्स्ट पॉसिबल हेल्प याद रखना, फर्स्ट पॉसिबल हेल्प, फर्स्ट पॉसिबल हेल्प, फर्स्ट पॉसिबल हेल्प, फर्स्ट पॉसिबल हेल्प, जो पहली हेल्प होगी, जो पहली हेल्प होगी। ये अप्रोच है, ये मदद है, ये फाइनल मेडिकल ये लास्ट नहीं है, ये फर्स्ट अप्रोच होता है कि हम इस बंदे को कैसे बचाएंगे, एक इंसान को कैसे उसकी हेल्प करेंगे। पॉसिबल मदद होती है उसकी फर्स्ट एड। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट एड किट कंसिस्ट जिसमें लाइट वेट बॉक्स हो, जिसमें कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन हो, लाइफ सेविंग मेडिसिन, उसमें बैंडेज हो, कॉटन हो, हाँ, ड्रेसिंग सोप हो, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हो या स्मॉल टॉवल हो, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, बैंडेज वगैरह। वो बेटा किस में शामिल होता है, फर्स्ट एड किट में। किट यानी जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें हम सीजर भी रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट द इल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन बैग्स के मुज़िर असरात पे आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। कुछ इल इफेक्ट्स जो पॉलीथीन बैग, सबसे पहले बेटा पॉलीथीन बैग क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है ज़मीन को, हाँ, ज़मीन की फर्टिलिटी, ज़मीन की जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करती है। इट रिड्यूसेस कैपेसिटी ऑफ लैंड, इट मेक्स सॉइल अनफर्टाइल। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका पहला इल इफेक्ट है। दूसरा इल इफेक्ट ये पोल्यूशन प्रोवाइड या पोल्यूशन स्प्रेड करता है, फैलाता है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये डैमेज, ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को डैमेज करता है, ये डिग्रेड करता है सॉइल को, फ्रेंड ऑर्गेनिक मिनरल्स को डैमेज करता है। प्लास्टिक बैग्स बहुत सारे प्लास्टिक बैग एक वजूहात है किसकी, कैंसर की या बाकी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और प्लास्टिक बैग लगभग आज पिछले साल जो कुछ डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग 1 लाख से ज़्यादा जानवर हर साल मरते हैं प्लास्टिक बैग्स की वजह से, क्योंकि जानवर अक्सर इन प्लास्टिक बैग्स को खाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा सिटीज़ में, डंपिंग साइट्स में ये खाते रहते हैं वहाँ पर। तो ये इल इफेक्ट्स किसके हैं, पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बैग्स के। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, यहाँ से इंशाल्लाह ताला अगर आपको कहीं पर लगता है कोई क्वेश्चन हमें और डिस्कस करना चाहिए, सो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट, लाइक, शेयर अस। बाकी वसलाम। अगर आपको ये जो हमने डिस्कशंस किए, ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लिंक में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी, आप वहाँ जाकर इन नोट्स को पा सकते हो। हमने आपके लिए वो रखे हैं
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। तब तक आपका प्यार हमें मिलता रहे और होप आप अच्छे रहे, सेहतमंद रहे।